बच्चा एक्चुअल में देखेंगे कि oogenesis कैसे होता है। हम एक सिंगल सेल लेंगे oogonia का, और उस oogonia हम देखेंगे कि कैसे उस oogonia से एक का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सपोज कर लिए बच्चा ये एक सिंगल oogoनियम है। भाई oogonia प्यूलर के लिए तो सिंगल के लिए oogoनियम वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चा इस oogoनियम का जो प्लॉइडी होगा ये डिप्लॉयड होगा, यानी 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम होगा। यानी इसके अंदर क्या होगा, 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम होगा। या इसी चीज को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 44 ऑटोसोम हो गए प्लस ये एक्स क्रोमोसोम क्योंकि फीमेल है। ठीक है, जबकि हमने स्पर्मेटोसाइट जब पढ़ा था, स्पर्मेटोगोनियम में हमने देखा था कि 44 प्लस एक्स और वाई होता था। ठीक, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चा oogenesis के जो स्टेप्स होते हैं वो 3 स्टेप्स होते हैं। एक्चुअली में oogenesis के कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स होता है मल्टीप्लीकेशन स्टेप। मल्टीप्लीकेशन स्टेप में क्या होता है, ये एक सिंगल oogoनियम कई सारा अपना नंबर डबल करेगा, किस डिवीजन के थ्रू, तो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। यानी पहला जो स्टेज होता है वो मल्टीप्लीकेशन का ही होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, ये oogoनियम अपना नंबर डबल करेगा, किस डिवीजन से, माइटोसिस से। सपोज कर लीजिए यहां पे एक से अब 2 oogoनियम बन गए, फिर यहां पे माइटोटिक डिवीजन ही हुआ। ठीक, अच्छा ये ढेर सारे सपोज कर लीजिए कि oogoनियम बन गए। अच्छा, किस डिवीजन से ये oogoनियम बने हैं, तो वही माइटोसिस ही हुआ है। ठीक, अब बच्चा इस स्टेज को हम क्या नाम दे रहे हैं, इस स्टेज को नाम देते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। एक सिंगल oogonia ने में कई सारे डिवीजन हुए, जिससे वजह से ढेर सारे oogonia बन गए। ठीक है बेटा, अब बेटा इस स्टेज को हम नाम देंगे इस स्टेज को नाम देते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या नाम देते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज। तो मल्टीप्लीकेशन फेज ये हमारा पहला फेज हो गया। ठीक, ऐसे ही 3 स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, हमें पता है कि बर्थ के बाद जैसे ही डिलीवरी हो गया यानी बर्थ हो गया, अब कोई भी नए oogonia नहीं बनते। तो यानी ये जो मल्टीप्लीकेशन फेज रहा होगा ये बिफोर बर्थ रहा होगा, यानी फीटल लाइफ में। ठीक, यानी मल्टीप्लीकेशन फेज कंप्लीट हो जाता है बिफोर बर्थ इन फीटल लाइफ। ठीक, यानी ये कब मिलेगा, बिफोर बर्थ। ठीक, अब बच्चा इस oogoनियम का, ये जो oogoनियम बना है, इस oogoनियम का प्लॉइडी क्या होगा, वही 44 प्लस एक्स एक्स होगा। क्यों, क्योंकि केवल माइटोसिस हुआ है। हमें पता है कि माइटोसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए बिल्कुल सेम होते हैं, किससे, अपने पेरेंटल सेल पे। यहाँ पे पेरेंटल सेल कौन सा, हमारा oogoनियम। ठीक है, अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन फेज खत्म। अब हमें इसमें देखना है कि कितने oogoनियम बनते हैं। तो हम इधर अलग से पॉइंट लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चा, अलग से हमारा पॉइंट क्या है, हम देखेंगे कि फीटल लाइफ में क्या हो रहा है। यानी हम देखने वाले हैं बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ का मतलब हुआ इन फीटल लाइफ, यानी अभी डिलीवरी नहीं हुई है। ठीक है, हमें पता है कि ये जो oogonia होते हैं इनका जो बनना स्टार्ट होता है ये सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वही पॉइंट है, स्टार्ट इन 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। या इसी को हम 2 मंथ भी लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जो मैक्सिमम oogonia होते हैं या प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ये 22 से 25 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक बन के तैयार हो जाते हैं। और कितने बन के तैयार हो जाते हैं, तो 7 मिलियन पर ओवरी। ठीक है, यानी अगला पॉइंट है मैक्सिमम oogonia आर फॉर्म्ड बाई 22 to 25 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और ये बेटा कितने होते हैं, तो 7 मिलियन oogonia, ढेर सारे हैं, पर ओवरी। ठीक, अच्छा ये कहानी होता है बेटा पूरा मल्टीप्लीकेशन फेज का। मल्टीप्लीकेशन फेज आपको कब दिखने को मिलेगा, बिफोर बर्थ या फीटल लाइफ में। ठीक, कब स्टार्ट होगा,
8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में oogonia का बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। 22 से 25 वीक में मैक्सिमम oogonia बन जाएंगे। कितने बन जाते हैं? तो 7 मिलियन oogonia पर ओवरी, ठीक। ये मल्टीप्लीकेशन फेज खत्म, ठीक। अच्छा, अब बच्चा हम देखेंगे कि हमें बर्थ पे क्या दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगला हमारा पॉइंट है, हम देखेंगे एट बर्थ। एक हो गया बिफोर बर्थ, एक हो गया एट बर्थ। हमें पता है बेटा कि जो बर्थ पे क्या होता है कि बर्थ पे हमें प्राइमरी फॉलिकल ही दिखने को मिलते हैं, और इन प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी oocyte का जो नंबर होता है वो 2 to 4 मिलियन पर ओवरी होता है, ठीक है। यानी बर्थ पे क्या दिखने को मिलेगा? बर्थ पे हमें प्राइमरी फॉलिकल ही दिखने को मिलेगा, और ये प्राइमरी फॉलिकल कितना होगा बच्चा? तो 2 to 4 मिलियन पर ओवरी, ठीक। अब बच्चा इसके बाद, ठीक है, यानी बर्थ पे हम कोई भी एक उगोनियम को निकाल के दिखा देते हैं कि बर्थ पे हमें क्या दिखने को मिलेगा, यही एक प्राइमरी फॉलिकल ही दिखने को मिलेगा। अब इसे मैं प्राइमरी oocyte भी लिख सकता हूं। अच्छा, ये प्राइमरी oocyte कहां दिखने को मिलेगा? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। इधर भी एक अलग से लिख देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। अच्छा बच्चा, होता क्या है कि ये जो प्राइमरी oocyte होता है ये अरेस्टेड होता है। किसमें अरेस्टेड होता है? अरेस्टेड का मतलब रुका होता है, डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में क्या, हम लिख सकते हैं क्या, प्राइमरी oocyte, यही वाला प्राइमरी oocyte आर अरेस्टेड यानी रुका होता है इन डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। इसके आगे बताने से पहले थोड़ा सा मैं मियोसिस के बारे में बताना चाहता हूं। एक्चुअली होता क्या है कि जो बेटा मियोसिस होता है, इस मियोसिस के अंदर एक्चुअली दो पार्ट होते हैं। एक मियोसिस फर्स्ट होता है और दूसरा बच्चा मियोसिस सेकंड होता है, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये कोई सेल है, इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, तो सबसे पहली बार मियोसिस फर्स्ट होगा तो उससे 2 डॉटर सेल बनेंगे। फिर मियोसिस 2 होगा, जब मियोसिस 2 होगा बच्चा तो इस सेल से भी 2 डॉटर सेल बनेंगे और इस सेल से भी 2 डॉटर सेल बनेंगे। इसीलिए जब मियोसिस कंप्लीट होता है, एक बार अगर मियोसिस कंप्लीट होगा तो उससे टोटल कितने डॉटर सेल बनेंगे? 4 डॉटर सेल बनेंगे। और एक्चुअली मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज फर्स्ट आता है, मेटाफेज फर्स्ट आता है, एनाफेज फर्स्ट आता है, टीलोफेज फर्स्ट आता है। जो प्रोफेज फर्स्ट होता है बच्चा, उसके अंदर 5 स्टेप आते हैं। लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैसिस्टीन होता है, डिप्लोटीन होता है, डाइकाइनेसिस होता है, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये अरेस्टेड होता है प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है। और प्रोफेज फर्स्ट किस में आएगा? मियोसिस फर्स्ट में ही आएगा, ठीक है। यही चीज बेटा आगे आएगा, हम देखेंगे। एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा आगे आएगा तो। अब बच्चा होता क्या है कि ये बिफोर बर्थ का काम हो गया, ये एट बर्थ पे हो गया, ठीक है। एट बर्थ के बाद बच्चा टिल प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी आने से जस्ट पहले वाली स्टेज, ठीक है। यानी अब हम देखेंगे टिल प्यूबर्टी, यानी अभी प्यूबर्टी आया नहीं, प्यूबर्टी से जस्ट पहले वाला स्टेज हम देखेंगे, ठीक है। तो बेटा टिल प्यूबर्टी पे भी हमें प्राइमरी फॉलिकल ही दिखने को मिलेगा। क्या दिखने को मिलेगा? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब बच्चा होता क्या है, इस टाइम पे भी हमें यही प्राइमरी फॉलिकल दिखने को मिलेगा। तो ये जो प्राइमरी oocyte होगा किसके अंदर होगा? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होगा। अब बच्चा देखिए, एट बर्थ टू टिल प्यूबर्टी, ये जो फेज होता है इसे बोलते हैं ग्रोथ फेज। और आप देखो बर्थ कब हुआ और प्यूबर्टी आने में, टिल प्यूबर्टी यानी हम 11 साल लिख सकते हैं, या 11 या 10 साल मान सकते हैं एक एवरेज। तो ये जो फेज होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, इसी फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज। यानी अब ये वाला फेज हमारा होगा कौन कौन सा? एट बर्थ टू टिल प्यूबर्टी, ये वाला फेज बच्चा कहलाएगा ग्रोथ फेज। और हम देख रहे हैं कि ग्रोथ फेज जो होता है वो बर्थ से लेके टिल प्यूबर्टी तक होता है, ठीक है। इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट फेज होता है। अब उसके बाद बच्चा मैच्योरेशन फेज हो गया, सेकेंड नंबर पे हमारा ग्रोथ फेज हो गया, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे बच्चा मैच्योरेशन फेज होता है, और मैच्योरेशन फेज में ही मियोसिस फर्स्ट और 2 आता है।
सबसे पहली बात मैच्योरेशन फेज कब होगा, अब टिल प्यूबर्टी आ गया, यानी अब इसके जस्ट बाद प्यूबर्टी होगा, तो प्यूबर्टी पर ही हमारा मैच्योरेशन फेज आता है और इसी मैच्योरेशन फेज के अंदर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस टू दिखने को मिलेगा, ठीक है। यानी अब जो केस होगा वो होगा एट प्यूबर्टी। अच्छा बेटा, एट प्यूबर्टी पे क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल ही रहते हैं, ठीक है, या ये प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो जाएंगे सेकेंडरी फॉलिकल पे। अच्छा, प्यूबर्टी के टाइम पे ये कितने पाए जाते हैं बेटा, तो ये इनका नंबर हो जाता है 60,000 टू 80,000 फॉलिकल्स या प्राइमरी फॉलिकल्स पर ओवरी, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है। एट बर्थ पे हमें क्या मिला, एट बर्थ पे क्या होगा बेटा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल अरेस्टेड था, कहां अरेस्टेड था, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट में, ये अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा। और हमने देखा कि अगर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो टोटल 2 डॉटर सेल मिलेगा, ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वल हो सके। अभी हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या था, 44 प्लस XX, तो यहां भी क्या होगा 44 प्लस XX रहा होगा, क्योंकि पूरा माइटोसिस हुआ, कहीं तो मियोसिस हुआ नहीं, अभी तो मियोसिस कंप्लीट हुआ ही नहीं है इस प्राइमरी oocyte के अंदर, तो यहाँ भी जो जेनेटिक मटेरियल होगा या क्रोमोसोम होगा वो 44 प्लस XX होगा, ठीक। अब बच्चा इसके बाद क्या होता है, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, यानी डिप्लोप्टिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट में अटका हुआ है, तो यानी डाइकाइनेसिस होगा, फिर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट, फिर इसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, तब आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, जिससे 2 डॉटर सेल बनेंगे ताकि जेनेटिक मटेरियल हाफ हो सके। तो अगला स्टेज क्या होगा बेटा, अगले स्टेज में क्या होता है बेटा, ये जो प्राइमरी oocyte या प्राइमरी फॉलिकल अरेस्टेड है किसमें, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट में, ये कंप्लीट करेगा अपना मियोसिस फर्स्ट, यानी यहां पे क्या करेगा, कंप्लीटेड या कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट अगर कंप्लीट करेगा तो टोटल 2 डॉटर सेल बनेंगी, 2 डॉटर सेल बना देते हैं, एक रहा ये और एक रहा ये। बेटा एक जो बनता है इसे बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा पोलर बॉडी। अब बेटा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल था ये हाफ हाफ होगा, तो ये जो 44 ऑटोसोम है, इस 44 ऑटोसोम का हाफ यानी 22, कलर चेंज कर देते हैं, यानी 22 प्लस ये एक एक्स क्रोमोसोम यहां मिलेगा, उसी तरह इस 44 का हाफ यानी 22 प्लस एक एक्स क्रोमोसोम यहां मिलेगा, ठीक है। अब बेटा ये जो पोलर बॉडी होता है ये आगे चल के डिवाइड भी कर सकता है या डीजनरेट भी कर सकता है, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो पोलर बॉडी बना है कैन डिवाइड या डीजनरेटेड। उसके बारे में बचा ये जो सेकेंडरी oocyte बना है, ठीक है, आपको मैंने पढ़ा चुका है फॉलिकुलर डेवलपमेंट में कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte हमें कहां दिखने को मिलेगा, अभी भी सेकेंडरी oocyte हमें दिखने को मिलेगा प्राइमरी फॉलिकल के अंदर नहीं, सेकेंडरी oocyte हमेशा हमें दिखने को मिलेगा टर्सरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte कहां दिखने को मिलेगा, टर्सरी फॉलिकल, बीच में कहीं सेकेंडरी फॉलिकल बना होगा, बीच में कहीं इधर सेकेंडरी फॉलिकल बना होगा, नो डाउट है इसमें, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्या होता है, इसे थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करते हैं, अब बेटा इसके अंदर क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी oocyte बनता है ये भी अरेस्टेड होता है, मेटाफेज फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, यानी मेटाफेज 2 में आ गया, मेटाफेज 2 में प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज 2 होगा, एनाफेज 2 हो गया, तो मियोसिस 1 कंप्लीट किया तो मियोसिस 2 में आ गया, तो जब मियोसिस 2 में आएगा तो ये मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्टेड होता है, तो वही हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये सेकेंडरी oocyte हम पूरा ही लिख देते हैं, क्या, सेकेंडरी oocyte आर अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, क्योंकि मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो गया है, मियोसिस 2, ठीक है। अब बेटा क्या होता है कि अब ये इसी तरह रहेगा, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल के बाद आपको पता है कि ये और डेवलप करेगा सेम वही ओवरी के अंदर, ठीक है, यानी अभी भी ये सेकेंडरी oocyte रहेगा, और अब ये सेकेंडरी oocyte हमें दिखने को मिलेंगे कहां, टर्सरी फॉलिकल के बाद ग्राफियन फॉलिकल के अंदर,
अब बेटा आपको पता है कि ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये रप्चर होगा एलएच हार्मोन के थ्रू। एलएच हार्मोन कहां से निकल रहा है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलेगा। ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा तो ये जो सेकेंडरी oocyte होगा ये जोना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा के साथ कहां चला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। इसी चीज को तो हम एक बोलते हैं। यानी इस ग्रेफियन फॉलिकल के बनने के बाद अगला जो स्टेप आएगा, यहाँ पे अगला जो स्टेप आएगा, इस स्टेप को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या हुआ? लिख देते हैं ब्रैकेट में, रप्चर ऑफ, क्या रप्चर होगा? ग्रेफियन फॉलिकल्स। किस हार्मोन के थ्रू? बाई एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन। और क्या रिलीज होगा? एंड रिलीज ऑफ क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte विथ किसके किसके साथ? विथ जोना पेलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। ठीक है, यानी अब एक बाहर निकलेगा। ठीक है, हम एक छोटा सा एक का स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं। ठीक है, एक का स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे बेटा बना के? कि सपोज कर लीजिए कि ये क्या है? ये सेकेंडरी oocyte है। ये सेकेंडरी oocyte एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर अपने आसपास सिक्रेट करता है। एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर अपने आसपास सिक्रेट करता है। इसी लेयर को बच्चा बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, उसके बाद में बच्चा इसके ऊपर कुछ सेल्स मिलेंगे, ग्रेन्युलोसा सेल के ही कुछ सेल्स मिलते हैं जिनका नाम होता है कोरोना रेडिएटा। 2 से 3 लेयर दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाले कहाँ आएंगे? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब बच्चा इसी चीज को तो हम एक बोलते हैं। यानी अब ये एक ग्रेफियन फॉलिकल से निकल के कहां चला गया? फैलोपियन ट्यूब में। और इस एक की जो लाइफ साइकिल होगी वो 72 आवर तक होगी, यानी मैक्सिमम 3 डेज तक। ठीक है, उसके बाद में बच्चा क्या होगा? जो बचे पार्ट होंगे ग्रेफियन फॉलिकल्स के, जैसे ग्रेन्युलोसा सेल्स हो गए, थीका सेल्स होंगे, इनसे क्या बनेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। ठीक है, यानी इस ओव्यूलेशन से अब 2 चीज हुआ। एक तो एक निकल गया और दूसरा इससे क्या बना बेटा? दूसरा बेटा इससे बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और हमें पता है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन हो गया, लिटिल एस्ट्रोजन हो गया, रिलैक्सिन हो गया। ठीक है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा? सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, लिटिल एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब सेकेंडरी oocyte मिलेगा, किसमें मिलेगा? ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ओव्यूलेशन होगा तो जो एक होगा वो बाहर निकल जाएगा। बकाया जो रिमेनिंग पार्ट होगा ग्रेफियन फॉलिकल का, जैसे कि ग्रेन्युलोसा सेल हो गया, थीका सेल हो गया, इससे मिलके कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन हो गया, लिटिल एस्ट्रोजन हो गया, रिलैक्सिन। और यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा पूरे 9 मंथ तक। ठीक है, अगर बच्चा सपोज कर लीजिए 2 केस अब बनता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ये जो एक इस ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, उसमें कई सारे डिवीजन होते हैं, तो मॉरुला बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यानी उस ब्लास्टोसिस्ट का इंप्लांटेशन हो गया यूटेरस के अंदर। ठीक है, तब ये कॉर्पस ल्यूटियम बना ही था। ये इसी तरह कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरॉन, लिटिल एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन सिक्रेट करेगा और पूरे 9 मंथ प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। ठीक, एक तो ये केस हो गया कि अगर फर्टिलाइजेशन और इंप्लांटेशन हो जाए तो तब का ये केस हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा? तब हमें पता है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है यही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉर्पस एल्बिकेंस में। ठीक है, इसीलिए कॉर्पस एल्बिकेंस को व्हाइट बॉडी बोलते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगला बेटा, अगला 2 केस होता है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉर्पस एल्बिकेंस में। और कॉर्पस एल्बिकेंस को ही व्हाइट बॉडी बोलते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी बोलते हैं। ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस या व्हाइट बॉडी तभी बनना है जब क्या हो? नो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इंप्लांटेशन भी नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं एंड नो इंप्लांटेशन। ये तो बेटा पहला केस हो गया कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब का केस है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था यही कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में। ठीक है, अब बच्चा हम देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी oocyte, चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का सेकेंडरी oocyte हो, ये सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। तो ये अपना जब मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा तब भी तो 2 डॉटर सेल बनेंगे, यानी एक पोलर बॉडी बनेगा और एक दूसरा डॉटर सेल बनेगा। ठीक है, वो चीज देखते हैं, यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा तब का। इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं।
अच्छा बच्चा, ये जो सेकेंडरी oocyte था, अब इसी को हम खींच के लाते हैं, ये जो सेकेंडरी oocyte था इधर बना देते हैं, ये था सेकेंडरी oocyte, ठीक है, यानी अब ये एक के फॉर्म में है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, यानी अगला केस है फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो ये कंप्लीट करेगा, क्या कंप्लीट करेगा, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। तो क्या कंप्लीट करेगा, हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कंप्लीट करेगा, कंप्लीटेड मियोसिस टू को कंप्लीट करेगा। अच्छा, अगर मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा बेटा, तो फिर यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है। पहला जो बनेगा वो, अब यहाँ पे बेटा पहला पोलर बॉडी तो बन गया था, अब यहाँ पे बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी, और ये जो सेकेंड पोलर बॉडी होगा ये कैन बी डिवाइड, यानी कैन डिवाइड या डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चा यहां पे जो बनेगा वो एग या ओटिड, ठीक है। और फिर हम इसके बारे में आगे देखेंगे कि कैसे एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे जाइगोट, मॉड्यूला, ये सब चीजें बनता है, ठीक है। ओके, अब बच्चा थोड़ा सा चीज हमें और देखना है कि एक oogoनियम से एक्चुअली कितने एग बने। हमने एक oogonia से स्टार्ट किया था, प्राइमरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte बना, फिर फाइनली हमने देखा कि एग किसे बोलते हैं। तो एक्चुअली में एक oogoनियम से एक एग बनता है, ठीक है। तो वही अगला पॉइंट हम ऐड करेंगे कुछ डाटा, एक oogoनियम से केवल एक एग बनता है, ठीक। उसके साथ साथ एक्चुअली में 2 पोलर बॉडी बनते हैं, लेकिन कभी कभी 2 से 3 दिखाते हैं। तो एक्चुअली जो आंसर हमारा जाएगा, एक तो एक बनता है, उसके अलावा 2 टू 3 पोलर बॉडी बनता है। उसके बाद बच्चा अगला पॉइंट हमारा है कि अगर एक प्राइमरी oocyte है, एक प्राइमरी oocyte है, इस एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ही सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक। और इस एक सेकेंडरी oocyte से एक तो एक मिलेगा, उसके साथ साथ प्लस केवल एक ही पोलर बॉडी मिलेगा। आप इधर देखिए, इस सेकेंडरी oocyte से हमें सेकेंड पोलर बॉडी मिला, लेकिन है तो ये एक ही, एक तो ऊपर ही मिला था। हमें ये देखना है कि इस एक सेकेंडरी oocyte से एक पोलर बॉडी मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह एक प्राइमरी oocyte से भी हमें एक पोलर बॉडी मिला था। अगर कभी हमसे पूछा गया कि एक प्राइमरी oocyte से, अगला पॉइंट, एक प्राइमरी oocyte से हमें एक तो एक मिलेगा, इसके साथ साथ 2 से 3 पोलर बॉडी मिलेगा, पोलर बॉडी 2 to 3 पोलर बॉडी, ठीक है। अच्छा बच्चा, जो ओवरी होता है वो अल्टरनेट वर्क करता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि जनवरी के मंथ में जो एग बना है वो राइट साइड ओवरी में बना है, तो फेब वाले मंथ में जो एग बनेगा वो लेफ्ट वाले में बनेगा। अब फेब वाले मंथ में लेफ्ट साइड एग बना है लेफ्ट वाले ओवरी में, तो मार्च में फिर से राइट साइड में बनेगा, ठीक है। तो हम यही पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, ओवरी वर्क अल्टरनेटिवली, ठीक, यानी एक बार राइट साइड तो एक बार लेफ्ट साइड, ठीक है। ओके, इसके बाद बच्चा नॉर्मली क्या होता है, एक प्राइमरी फॉलिकल ही कन्वर्ट होता है एक सेकेंडरी फॉलिकल में, और वही सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में, फिर टर्सरी से ग्रेफियन फॉलिकल, फिर ओव्यूलेशन होगा, एक निकल जाएगा, फिर बच्चे पार्ट से कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो होता क्या है, ओनली वन प्राइमरी फॉलिकल is converted into secondary follicle, secondary follicle, यानी इस हिसाब से ग्रेफियन फॉलिकल कितने बनेंगे, केवल एक बनेंगे, ओनली वन ग्रेफियन फॉलिकल आर फॉर्म्ड पर मंथ। अच्छा, अगर एक ग्रेफियन फॉलिकल पर मंथ बन रहा है तो एक्चुअली जो एक बनेगा वो भी तो एक ही बनेगा, यानी हर मंथ में केवल एक ही एक बनता है। अब वो अल्टरनेट होता है, कभी राइट तो कभी लेफ्ट, ठीक है। यानी अगला पॉइंट हमारा बेटा, ओनली वन एग आर फॉर्म्ड पर मंथ। अच्छा बेटा, अगर
एक मंथ में केवल एक एग बन रहा है, तो ईयर्स में कितने मंथ होते हैं? टोटल 12 मंथ होते हैं। हर एक मंथ में केवल एक एग बन रहा है तो 12 मंथ होते हैं, यानी एक साल में फीमेल के अंदर टोटल कितने एग बनते होंगे? 12। यानी अगर हम 1 ईयर की बात करें बेटा, 1 ईयर में, तो आपको पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ आते हैं, और आपको पता है कि हर एक मंथ में एक एक बन रहा है, तो इस हिसाब से 1 ईयर में टोटल 12 एग ही तो बनते होंगे। ठीक, इसीलिए बच्चा कहा जाता है कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, एक सर्टेन पीरियड तक ही फीमेल जो कि प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, उसके बाद नहीं कर सकती, जबकि मेल में ऐसा कुछ नहीं होता। मेल थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द लाइफ जो कि स्पर्म बनते रहते हैं मेल के केस में। ठीक है, वही पॉइंट हम देखेंगे। क्या देखेंगे? हम देखेंगे, हमारा अगला पॉइंट है रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल इज लिमिटेड। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं बेटा, बर्थ पे जो oogonia का नंबर होता है, या प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी oocyte का जो नंबर होता है वो 2 से 4 मिलियन तक होता है। ठीक है, प्यूबर्टी तक आते आते इन oogonia का नंबर 60 से 80 हो जाता है। फिर हर एक oogonia से ही, हर एक oogonia से केवल एक ही एक बनता है। ठीक है, अच्छा, यानी एक का बनना कब स्टार्ट हो रहा है? प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम रिप्रोडक्टिव लाइफ देखें फीमेल का, तो जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होता होगा वो कहां से होगा? मिनार्च से लेके कहां तक होगा? मीनोपॉज तक होगा। अब इन दोनों का क्या मतलब? मिनार्च का मतलब बेटा, जब फीमेल के अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो उसे मिनार्च बोलते हैं, और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता, या जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ठीक है, यानी इसके बाद अब कोई भी नया मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा उस पर्टिकुलर फीमेल में, उसे मीनोपॉज कहते हैं। तो मिनार्ची कब आता है? ये आता है बेटा, मान लो कि मैक्सिमम 11 ईयर में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक अगर हम मिनिमम भी लेके चले तो, और मीनोपॉज जो कि बेटा 51 एज में आ जाता है। ठीक है, ये 11 ईयर में आता है और ये 51 ईयर में आता है। ठीक है, यानी इस हिसाब से जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होगी, जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होगी वो कितने साल की होगी भाई? 51 - 11 यानी 40 साल की होगी। अच्छा, आपको पता है कि एक फीमेल हर मंथ में एक एक बनता है, यानी साल के 12 एक बनते हैं, और इसकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो 40 साल तक है। यानी उस हिसाब से हमें पता है कि 12 एग पर ईयर बनता है, और हमें पता है कि रिप्रोडक्टिव लाइफ कितनी है? 40 साल की है। तो टोटल अगर हम एक निकालें तो इस हिसाब से 480 आएगा एक, तो 480 से एवरेज मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, तो 500 एक बनता है इसमें पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में। इसलिए बच्चा कहा जाता है कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है, बट मेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओके बेटा।